हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने जे थॉमसन का परमाणु मॉडल डिस्कस किया था, जो कि कुछ कंडीशंस के कारण फेल रहा। उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया, जिसमें हम देखते हैं कि जे थॉमसन के मॉडल से ये बहुत डिफरेंट था। आज हम जो स्टडी कर रहे हैं वर्तमान समय में, वो हम रदरफोर्ड का मॉडल ही स्टडी कर रहे हैं, जो कि परमाणु धारणा पर आधारित है। इस मॉडल को उन्होंने 1911 में प्रकाशित किया था। इसी कारण रदरफोर्ड के जो इस एक्सपेरिमेंट को अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग और प्लैनेटरी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो ये रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में मेन अल्फा पार्टिकल पर फोकस किया है। उनका जो पूरा ये एक्सपेरिमेंट है वो अल्फा पार्टिकल पर ही बेस्ड है। उन्होंने इसमें अपने प्रयोग में अल्फा पार्टिकल का यूज़ किया। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है, और यहाँ तक कि रदरफोर्ड के द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट को भी आगे चलकर 11 स्टूडेंट को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रदरफोर्ड बहुत ही महान साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने परमाणु का मॉडल डिस्कस किया, परमाणविक संरचना का मॉडल डिस्कस किया। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि पहले तो ये चीज़ दिमाग में बैठाई कि जे थॉमसन के मॉडल में क्या क्या कमियां थीं, और उन कमियों को लेके इन्होंने अपना नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया, जिसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि जो परमाणु का एटम का न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। जबकि जे थॉमसन जी ने बताया था कि जो परमाणु रहता है वो समान आवेश वाला होता है, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। और रदरफोर्ड ने उनकी इस बात को नकार दिया, और उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, परमाणु का एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके सराउंड में मूवमेंट करता है। फिर उन्होंने इस बात को साबित भी करने के लिए ये अपना एक्सपेरिमेंट बताया, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। इसमें इन्होंने क्या किया, एक बीम ली, अल्फा पार्टिकल्स की एक बीम ली, और उसको क्या किया, एक गोल्ड फॉइल में भेजते हुए, लेड चैम्बर से भेजते हुए उसमें क्या किया, बम्बार्डिंग कराई। ये नीचे के डायग्राम में देखें, ये एक केवल एरो डायग्राम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ अंदर की ओर जा रहे हैं, है ना। और ये क्या है, किसी एटम का एक न्यूक्लियस है। ये जो बाकी भाग है ये कैसा है, खोखला है, जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इस एरिया में ये इलेक्ट्रॉन है जो कि इसका मूवमेंट करेंगे। ये सेम इसकी संरचना सेम कैसी होती है, सूर्य की संरचना के समान होती है। जैसे कि आप देखेंगे कि सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह उसकी कक्षा में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। सेम वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस माना कि सूर्य है, उसके चारों ओर मूवमेंट करते हैं। तो फिर जब उन्होंने रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो जो चीज़ें ली, मतलब कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे उसमें कुछ बेसिक नीड्स रहती हैं, बिना रिक्वायरमेंट्स के आप अपने एक्सपेरिमेंट को नहीं कर सकते। तो उन्होंने इसके लिए कुछ सामग्रियां ली। तो वो इक्विपमेंट्स हैं जो कि यहाँ पर आप ये नीचे डायग्राम में देखिए। इसके लिए उन्होंने लिया था एक लेड चैम्बर लिया। लेड चैम्बर में उन्होंने रेडियम और पोलोनियम नाम के रेडियो एक्टिव तत्व लिए, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिए, पोलोनियम और रेडियम। इसके अलावा ये जो लेड चैम्बर है ये किसका है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल का है। ये यहाँ से ये अपने अल्फा पार्टिकल्स की उन्होंने क्या की, एंट्री कराई।
फिर आगे चल के एक लेड चैम्बर की इन्होंने एक और प्लेट लगाई, जिससे अल्फा पार्टिकल होके कहाँ जाएंगे, एक गोल्ड फॉइल में। ये सेंटर में इन्होंने क्या लिया, एक गोल्ड फॉइल ली, जो कि बहुत ही पतली थी। कैसी थी गोल्ड फॉइल, पतली थी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि रदरफोर्ड ने गोल्ड की फॉइल क्यों यूज की, एल्यूमिनियम की भी ले सकते थे या किसी और धातु की ले सकते थे। तो इसका भी एक बहुत ही अच्छा रीजन है कि गोल्ड रहता है जो इसकी मेटेलेबिलिटी क्या होती, बहुत ज्यादा होती है, आघातवर्धनीयता मालूम है ना, बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ पर गोल्ड फॉइल का यूज किया गया है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये गोल्ड फॉइल लिया और इसके सराउंडिंग में इन्होंने गोल्ड फॉइल के चारों तरफ एक क्या ली, फोटोग्राफिक प्लेट ली। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ये लेड चैम्बर लिया इन्होंने, ये क्यों लिया। अब आपके दिमाग में ये भी आया कि लेड चैम्बर ही क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि जो इसमें रेडियो एक्टिव रेडिएंट लिए थे, कौन से, रेडियम पोलोनियम, है ना, ये क्या है, इसके रेडियो एक्टिव रेडिएंट हैं, रेडियो एक्टिव तत्व हैं रेडियम और पोलोनियम। तो इन्होंने जो बताया लेड चैम्बर लेने का कारण था, तो जो रेडियो एक्टिव जब ये रेडिएशंस कराएंगे तो इसमें कौन से ले रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स ले रहे हैं। तो मालूम है आपको, अल्फा पार्टिकल हो चाहे बीटा गामा, कोई से भी पार्टिकल्स हो, ये बहुत ही डेंजरस होते हैं। तो जब ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकलकर आगे जाएंगे तो ये क्या हो, यहाँ से बाहर ना निकलें, है ना, यहाँ से जब ये जाएंगे तो क्या बाहर ना निकले, इसके लिए इन्होंने क्या किया, लेड चैम्बर लिया। और इसके अलावा आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आएगा कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में रेडियम और पोलोनियम क्यों लिया। तो उसका भी रीजन है क्योंकि रेडिएशंस में अल्फा पार्टिकल को ये ज़्यादा इमिट करते हैं, ज़्यादा तेजी से इमिट करते हैं, कौन से, रेडियम और पोलोनियम। इसी कारण रेडियम पोलोनियम का लेड चैम्बर के अंदर यूज किया गया। फिर इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर जो ये फोटोग्राफिक प्लेट ली थी, ये फोटोग्राफिक प्लेट किसकी थी, जिंक सल्फाइड। इसमें जो जिंक सल्फाइड का लेप किया गया था, किसका, जिंक सल्फाइड का लेप। तो इसका भी रीजन है, क्यों, ताकि ये जो भी अल्फा पार्टिकल इधर से टकराए वो क्या करे, एक चमक उत्पन्न कर दे। जो ये जिंक सल्फाइड नाम का ये होता है ना, धातु होती है, क्या करती है, चमक उत्पन्न। जब इससे कोई भी पार्टिकल टकराएगा तो ये एक फ्लोरोसेंस मतलब एक चमक उत्पन्न कर देती है, जिससे कि हमें स्पष्ट दिखाई दे कि अल्फा पार्टिकल का यहाँ न्यूक्लियस में या सेंटर में आने के बाद क्या हो रहा है एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ से हमको ये जिंक सल्फाइड जो प्लेट है वो चमक उत्पन्न कर देती है। अब जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, जैसे ही यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स एंटर हुए तो ये लेड प्लेट से होते हुए जब गोल्ड प्लेट पर फॉइल पर टकराए, जो कि गोल्ड फॉइल थी, वो कितनी थी, अप्रॉक्स 100 nm थिक थी, नैनोमीटर थिक थी। जो इसकी मोटाई थी वो कितनी थी, 100 nm थिक रखी गई थी। जब इससे अल्फा पार्टिकल टकराए तो क्या होता है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा कण बिना किसी रुकावट के सीधे ही स्वर्ण पत्र के जो ये गोल्ड फॉइल है ना, इसके आर पार निकल जाते हैं। ये देखिए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ आए और ये सीधे ही इसके क्या हो गए, गोल्ड फॉइल से क्या हो गए, आर पार निकल गए। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो विभिन्न क्या करेंगे, कोण बनाएंगे, विभिन्न कोण बनाकर विचलित हो जाएंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस वाले डायग्राम में ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये अल्फा पार्टिकल्स आए और ये क्या हो गया, ये समझ लीजिए एक कोण बनाते हुए क्या हो गए, बाहर की ओर निकल गए। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन भी बताऊंगी आपको आगे चल के। अभी इसका रीजन हम डिस्कस करते हैं कि क्यों कुछ बाहर सीधे निकल गए और क्यों कुछ, ये देखिए सीधे निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ये सीधे निकल गए और कुछ क्या हो गए हैं, विक्षेपित हो गए हैं। और इसके अलावा जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स होंगे जो बहुत ही कम होंगे, लगभग 20,000 में से एकाध ऐसा अल्फा पार्टिकल्स होगा जो क्या होगा, गोल्ड फॉइल से टकराकर पुनः अपनी स्थिति में वापस लौट आएगा। ये वाला आप डायग्राम देख रहे हैं ना, इसमें ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ जाते हैं और इससे टकरा के पुनः रिटर्न हो गए, पुनः वापस जैसी अपनी पोजीशन थी वैसे ही वापस आ गए। तो ऐसा क्यों हुआ, अब हम देखते हैं इसका रीजन। तो इसका कारण ये है कि जो परमाणु है, हमारा न्यूक्लियस है, उसका अधिकांश भाग कैसा है, आवेशहीन होता है। ठीक है, अधिकांश भाग खोखला होता है। यहाँ पर तो ये न्यूक्लियस है, लेकिन जो इसके अगल बगल का ये भाग ये कैसा होगा,
खोखला होगा, जिससे क्या होगा, आवेशहीन होगा, जिससे अल्फा कण सीधे ही बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, खोखला होगा। ये देखिए यहाँ पर अधिकांश भाग क्या होगा, यहाँ पर है, यहाँ पर तो हमने वो ले लिया न्यूक्लियस। अब यहाँ पर जो अधिकांश भाग है इसका ये खाली है, जिसके कारण ये अल्फा कण सीधे क्या हो गए, बाहर की ओर निकल गए। और दूसरा रीजन क्या होगा कि परमाणु का समस्त जो है, पूरा जो है न्यूक्लियस वाला भाग है, वो कैसा होगा, धनावेशित होगा, जिससे क्या होगा, रिपेल होकर जो अल्फा पार्टिकल है उनका भी नेचर होता है प्लस, तो वो जब आएंगे और न्यूक्लियस में जो प्लस है उससे टकराएंगे तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, जब सेम ध्रुव होते हैं ना, चुंबक के केस में हमने पढ़ा है, तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं, प्रतिकर्षित कर देंगे। तो जो ये अल्फा कण आए ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्लस चार्ज के कारण रिपल्सिव होकर क्या होंगे, कोण बना देंगे और ये विक्षेपित हो जाएंगे। ये वाले देखिए अल्फा पार्टिकल से क्या हो गए, प्रतिकर्षित होकर इन्होंने अपना कोण बना दिया। और जो थर्ड पॉइंट है कि बहुत ही कम अल्फा कण हैं जो नाभिक से टकराकर क्या हो गए, न्यूक्लियस टकराकर पुनः वापस अपने सोर्स की ओर वापस आ जाते हैं, जिससे हमको ये मालूम होता है कि जो नाभिक है, ठीक है, वो परमाणु की तुलना में बहुत ही छोटा है। ठीक है, जो परमाणु है हमारा, ऑफकोर्स ये बात होगी ना कि जो परमाणु है उसका नाभिक तो उससे छोटा ही होगा, तो नाभिक छोटा होगा तो उसकी त्रिज्या भी कम होगी। और पर ये यहाँ पे ये नाभिक है सपोज, ठीक है, ये छोटा सा नाभिक है तो इसकी त्रिज्या कम होगी तुलना में इसके। अब इसकी त्रिज्या तो ज़्यादा होगी ना, इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक आप लेंगे तो बात की गई है कि जो परमाणु के नाभिक की त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, जबकि परमाणु की त्रिज्या, जबकि इस परमाणु की त्रिज्या होती है, परमाणु के नाभिक की, ये वाली नाभिक की त्रिज्या होगी कितनी, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, और जबकि परमाणु की त्रिज्या होगी 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थर्ड रीजन इसका ये है कि परमाणु इसी कारण क्या होंगे, त्रिज्या कम होने के कारण ये अपनी ओरिजिन स्थिति में वापस आ जाते हैं। अब चूंकि नाभिक जो होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के, उनका द्रव्यमान भी क्या होता है, कम होता है, नगण्य होता है। अतः इससे ये भी साबित होता है कि जो एटम का पूरा द्रव्यमान होता है, होल द्रव्यमान होता है, वो नाभिक में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये भी होगा कि जो परमाणु होगा वो क्या होगा, परमाणु होगा वो कैसा नेचर का होगा, उदासीन नेचर का होगा, न्यूट्रल नेचर का होगा, क्योंकि नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था जो प्रोटॉन होते हैं वो हमेशा किसके बराबर होते हैं, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होने के कारण जो हमारा परमाणु का नाभिक होगा वो कैसा होगा, उदासीन होगा। तो इस प्रकार जब रदरफोर्ड जी ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पाया कि अल्फा पार्टिकल्स हैं जो वे जब एंटर कराए जाते हैं किसी लेड चैम्बर के थ्रू, लेड प्लेट से होते हुए जब वो गोल्ड फॉइल में जाते हैं तो उनमें क्या रिएक्शन होती है, वो अंदर जाकर क्या क्या होता है, मतलब उन्होंने ये पूरी चीजें नोटिस की कि अंदर जो परमाणु का नेचर है या उसका सराउंडिंग है वो कैसा है। तो उन्होंने पाया कि परमाणु का कुछ भाग तो खोखला है, कुछ आवेशहीन है, कुछ पॉजिटिवली चार्ज के कारण क्या हो रहा है, कुछ अल्फा कण को वो रिपेल कर दे रहा है और कुछ अपने सोर्स की ओर वापस लौट आ रहे हैं। तो ये सब चीजें उन्होंने नोटिस की और आखिरी में उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु है उसका जो केंद्र होता है वो प्लस और प्रोटॉन, मतलब कि प्लस मतलब क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। तो इस प्रकार ये रदरफोर्ड जी का एक सिंपल सा ड्रामेटिकली फॉर्म में मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। यदि इसमें आपको कुछ भी चीज़ें समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और ये वीडियो कोशिश करें कि शुरू से लेके पूरा आखिरी तक देखें, तभी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अब ये देख लेते हैं, यहाँ पीछे देखें
तो ये रदरफोर्ड जी के मॉडल को एक छोटे से डायग्राम से मैंने समझाया। ये देखिए प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, और ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये हैं आपका ब्लैंक स्पेस, मतलब खोखला है, आवेशहीन है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल जा रहे हैं ना, इसी रीजन के कारण, क्योंकि जो न्यूक्लियस का अधिकांश पार्ट कैसा था, खोखला था। अब इसके बाद जो रदरफोर्ड जी के मॉडल में कुछ दोष भी थे, कुछ डिफॉल्ट्स भी थे, कुछ कमियां थी, कुछ डिफेक्ट्स थे। हर जब आप कोई चीज़ बनाते हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो क्या रहती, कुछ अच्छाइयाँ भी रहती हैं और कुछ कमियां भी। तो रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ कमियां थी। वो थी कि ये जो परमाणु के जो स्टेबिलिटी थी, परमाणु के स्टेबिलिटी की ये बात नहीं कर पाए, व्याख्या नहीं कर पाए, जिससे इनका मॉडल में त्रुटि पाई गई है ना, कि ये इन्होंने। और नेक्स्ट क्या था, ये इसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। ये परमाणु के जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रा कैसे बनते किसी भी चीज का, ये इस टाइप का एक स्पेक्ट्रा बनता ना, तो ये परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। रदरफोर्ड का मानना था कि इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा होती है उसकी त्रिज्या निरंतर बदलती रहने के कारण, ठीक है, कैसी होनी चाहिए, सतत स्पेक्ट्रम होना चाहिए। लेकिन सतत स्पेक्ट्रम ना होकर इसमें क्या होता है, रैखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। होना कैसे चाहिए, सतत होना चाहिए, लेकिन सतत नहीं होता। कैसा होता है, रैखिक होता है, जिसके कारण इनका ये यहाँ पर पुष्टि नहीं कर पा रहा है ना। तो ये इसकी क्या है, एक कमी थी, डिफॉल्ट था, डिफेक्ट था। और एक नेक्स्ट जो मैंने बताया कि ये इसके स्थायित्व की बात की पुष्टि नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार ये कुछ रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमियां भी थी। ये देखिए इन्होंने इसमें बताया था, ये जो डायग्राम है इसमें रदरफोर्ड ने बताया कि मैक्सवेल थे, रदरफोर्ड के अलावा एक और मैक्सवेल थे। उन्होंने बताया कि जब कोई भी आवेशित कण आएगा, है ना, आवेशित कण होगा, तो जब वो मूवमेंट करेगा, कैसा करेगा, मूवमेंट करेगा, तो वो निरंतर क्या होगा, जब रेगुलरली कोई मूवमेंट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगों को विकसित करेगा, ठीक है। ऐसे जब ये करेगा ना, तो रेडिएशंस उत्पन्न होंगी। रेडिएशंस जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि एनर्जी भी रिलीज होगी, तो रेडियो एक्टिव तरंगे विकसित करेगा, जिससे क्या होगा, इसकी ऊर्जा में जब आप अपनी क्या करेंगे, कोई भी एनर्जी को गेन करेंगे, तो एनर्जी गेन के बाद आपकी मान लीजिए यहाँ पर कोई एटम है, उसने अपनी एनर्जी यहाँ दे दी, तो फिर क्या होगा, एनर्जी देने के बाद वो पुनः अपनी ग्राउंड स्टेट लेवल में आएगा, मतलब उसकी एनर्जी कम होती जा रही है, तो लगातार उसकी एनर्जी में कमी होगी, जिससे उसकी जो कक्षा होगी वो कैसी होगी, घटानी पड़ेगी, कम होती जाएगी। और ऐसा करते करते, ठीक है, उसकी कक्षा क्या होगी, कम होती जाएगी। और ऐसा करते करते आखिरी में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नाभिक में गिरकर क्या हो जाना चाहिए, उसको नष्ट हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को घूमते घूमते अपनी कक्षा में जब एनर्जी कम होती जाएगी ना, तो जब एनर्जी नहीं बचेगी, वीक हो जाएगा, तो आदमी क्या होता है, वीकनेस के कारण या तो बेहोश हो जाएगा या गिर जाएगा। तो वही बात है कि इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना चाहिए, अपने नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन तो हमेशा मूवमेंट करता रहता है। तो ये भी एक इनकी कमी थी कि इन्होंने इस चीज़ की पुष्टि नहीं की, इस चीज़ की व्याख्या नहीं कर पाए। तो ये रदरफोर्ड के मॉडल के कुछ बेसिक डिफेक्ट्स थे। इसके अलावा ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डायग्राम से समझा दिया कि क्यों उन्होंने लेड चैम्बर लिया, लेड प्लेट लिया, गोल्ड फॉइल क्यों यूज़ की। तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कि ये आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, कि मुझे अपना समझाने का तरीका और अच्छा करना चाहिए। जब तक आप मुझे कमेंट करके नहीं बताएंगे तो मुझे ये समझ में नहीं आएगा। और आपको मेरे वीडियो यदि हेल्पफुल लग रहे हों, समझ में आ रहे हों, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।